A very warm good evening, everyone. Is my PPT visible and my voice audible? Please reply in the chat box so that we can start with the session. Okay, thank you. So, good afternoon, one and all, and thanks a part for the session today conducted by Patliputra Sahodaya. So, the topic today is national education policy, and let's begin the session. And before beginning the session, I really want to start today's session by inviting you all to take a moment and think about the kind of future we want to create for our children. ये दुनिया बहुत फास्ट पेस में बदल रही है। हम लोग घर पे हो या स्कूल में हो, हम लोगों को ये परिवर्तन महसूस हर जगह होता है कि दुनिया काफी जल्दी जल्दी बदल रही है और ऐसी तरफ जा रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा डायरेक्शन भी लेगी और ऐसी स्पीड भी लेगी। सो जब द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर देन वी हैव एवर सीन बिफोर, हर जगह टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन्स हैं, सोशल मीडिया है, एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है, ग्लोबल कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा ही है, शिफ्टिंग जॉब मार्केट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूट्यूबिंग है, एनिमेशन है, न्यू स्किल सेट डेवलप करने का एक प्रेशर है। सो ये सब बहुत एक्साइटिंग लगता है सुनने में, बट जिनके पास खुद के बच्चे हैं या जो बच्चों के साथ स्कूल में केटर कर रहे हैं, जैसे कि हम एडुकेटर्स, वी नो दैट दिस इज एक्साइटिंग बट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, and therefore there was a need for a change in the education system to cater to today's dynamic need, क्योंकि गतिशील है हर चीज, and that's exactly where the national education policy 2020 steps in. So this policy is not just another document to be filed away. ये एक रोड मैप है, एक नक्शा है, and on how we can truly prepare the generation next that we are dealing with, be it at home or be it in school. एंड उनको ऐसा हम लोगों को स्किल्ड करना है कि वो 21st सेंचुरी में ना कि सिर्फ सरवाइव करें घसीटें, बट कि थ्राइव करें, जहां भी वो हाथ रखें उस चीज पे वो थ्राइव करें. So it's about much more than textbooks or exams. It's about equipping our children with the skills and mindset they need to thrive in this dynamic, unpredictable world. सो एनईपी ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने महसूस किया कि अब राइट टाइम है कि दिस पॉलिसी शुड इंटरवीन विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. जो लोग पैशनेटली पढ़ा रहे हैं, जो लोग सच में जमीनी हकीकत जानते हैं, वो जानते हैं कि एनईपी बहुत सारे सोल्यूशंस लेकर आया है और इसकी नीड थी. नीड के बारे में हम लोग सेशन में और अच्छे तरीके से समझेंगे. सो एनईपी 2020 इनकरेज करता है कि हम रोट लर्निंग से निकलें, जिसके हम लोग पीड़ित हैं. जिस जनरेशन में हम लोग थे वहां पे रोट लर्निंग ही थी. रटा, एग्जाम दिया, जैसे जितने आपके रटने की सलाहियत है उतने आपके अच्छे मार्क्स, बट दैट वाज स्कूलिंग, दैट वाज नॉट एजुकेशन. सो एनईपी का फोकस है एडुकेट करने पे, टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग. एंड ये इंस्पायर्ड है हेविली बाय द एंशियंट गुरुकुल सिस्टम, जो कि ये कहता था कि एग्जाम जिंदगी के खुद बहुत सारे हैं और उसमें ज्यादा स्किल डेवलप होता है, इसलिए कोई फॉर्मल एग्जाम से किसी का आप स्किल को माप नहीं सकते हैं. सो वी नीड टू रियली फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स, लाइक क्यूरियोसिटी है कि नहीं बच्चे में, ऑब्जर्वेशन के स्किल्स हैं कि नहीं, बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स क्रिटिकली सोच पाता है कि नहीं, किसी से एम्पैथाइज कर पाता है कि नहीं, कंपैशन है कि नहीं, हैंड्स ऑन वो कोई चीज को ट्राई कर रहा है कि नहीं. क्योंकि जैसा कि हम लोग हमेशा देखते हैं, 4-4 साल 5-5 साल लोग डिग्रीज लेते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, बट जब हैंड्स ऑन की बात आती है तो बुरी तरीके से फेल कर जाते हैं. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज बहुत है बट हैंड्स ऑन नहीं है. तो हैंड्स ऑन करने के लिए एनईपी का काफी प्रेशर. ऑब्वियसली जब भी कोई तब्दीली आती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो जो उसके टॉर्च बेयरर होते हैं, जैसे कि हम टीचर्स, हम ही लोगों को ब्रंट बेयर करना होता है क्योंकि वी आर द टॉर्च बेयरर्स. तो ये सबके लिए एक एक बड़ा टास्क है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे रोट लर्निंग से हम लोग एक्सपीरियंशियल के तरफ ये ट्रांजिट कर पाएंगे. बट ग्रेजुअली जब ये आई थी और जब हमारे ऊपर एक प्रेशर आया था 50 घंटे की ट्रेनिंग का, उस समय से लेकर अभी तक में काफी चेंजेस आ चुके हैं. एंड ग्रेजुअली एनी चेंज नीड्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम. सो वी आर इन दैट प्रोसेस.
सो ये एक गतिशील नीति है जो शिक्षा प्रणाली में नए सुधार और बदलाव को बढ़ावा देती है। सो नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ एनईपी। का कोई डेफिनेशन तो नहीं है, बट स्टिल मोटा मोटा अगर समझ लें कि क्या होता है तो बेहतर होता है किसी के सामने इस चीज को क्लैरिटी, किसी भी लेसन के साथ इसको क्लैरिटी से अलाइन करने के लिए। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र फ्रेमवर्क, ढांचा है इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, and it was approved on July 29, 2020, and it aimed at making the Indian education system more holistic। बार बार होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं क्योंकि एनईपी का जो आधारशिला है वही होलिस्टिक के ऊपर बात करती है। तो ये वर्ड को माइंड में हमेशा रखना है कि होलिस्टिक आता कहाँ से। ये एनईपी सीधा सीधा होलिस्टिक वर्ड आपको देती है। होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, multidisciplinary and aligned to the needs of the 21st century। 21st century में बच्चा सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करे और ये अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर के लिए बच्चे को प्रिपेयर करे। क्योंकि हमने कितनी बार ये डिस्कस किया है कि आज से 5 साल पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, कोडिंग, यूट्यूबिंग, एनिमेशन नहीं जानते थे, बट आज वो रियलिटी है। आज क्लास में अगर आप बच्चों से पूछते हैं क्या बनना है तो बहुत कम बच्चे आपको डॉक्टर, इंजीनियर बोलेंगे, ज्यादा आपको बोलेंगे इन्फ्लुएंसर बनना है या यूट्यूबर बनना है या एनिमेटर बनना है या कोडर बनना है, क्योंकि दैट हैज बिकम अ रियलिटी। आज से आगे 5 साल क्या होगा ये भी नहीं पता हमें, बट कुछ स्किल्स होंगे चाहे कैसा भी अनप्रिडिक्टेबल दौर आए। ये स्किल्स अगर बच्चों में है कि क्यूरियस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेट करने की सलाहियत है, सोशल स्किल्स है, कोलैबोरेट कर सकता है, एम्पैथी है, तो बच्चा कैसा भी अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर आए, दीज स्किल सेट विल ऑलवेज बी देयर। सो ये पॉलिसी जो होती है वो फोकस करती है बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर को, इसने अपने एम्बिट में लिया है। और इसका एम्फोसिस है स्किल डेवलपमेंट पे कि बच्चा स्किलफुल हो, क्योंकि बहुत बार एजुकेशन काम नहीं आती है स्किल के बिना, ये देखा गया है। तो स्किल का डेवलपमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग चर्चा भी करेंगे विद एग्जाम्पल कि क्यों इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चा वोकेशन लेता है जाकर के उसकी प्रिपरेशन उसको छोटी उम्र से ही मिलना शुरू हो जाए। एंड इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि इट्स अ पॉलिसी बैक्ड अप बाय टेक्नोलॉजी। सो जब कोरोना आया था और सब कुछ ऑनलाइन हुआ था तो वी हैव एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी, एंड अब ऐसा है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। सो इट्स अ पॉलिसी बैक्ड अप बाय टेक्नोलॉजी। तो इसमें बहुत हेल्प आपको लगेगी इसकी, और इसको जितना जल्दी हम लोग एक्सेप्ट करें उतना हमारे लिए भी आसान है। एंड दिस पॉलिसी फोकसेस ऑन मॉडर्न पेडागोजी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न पेडागोजी क्या है। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी बिगिन विद द सेशन, बट एक जो क्वेश्चन रैम्पेंटली जो एडुकेटर्स की तरफ से आता है व्हेन डिस्कसिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज व्हाट इज एनसीएफ देन। क्योंकि एनईपी तो समझ में आ गया कि एक पॉलिसी, एक नीति है जो सरकार ने बनाई है और सीबीएसई स्कूल्स का दायित्व है कि इसको स्कूली एजुकेशन में हमें इंटीग्रेट करना है। बट फिर एनसीएफ क्या होता है, तो ये रिलेशनशिप समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि एनसीएफ से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फिर एनसीएफ 2022 सुनेंगे, कभी 2023 सुनेंगे, कभी एडल्ट एजुकेशन पे सुनेंगे, कभी टीचर्स ट्रेनिंग पे, तो एक कंफ्यूजन सा होता है। तो रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एनईपी एक डेस्टिनेशन है, एक घर है जहां हमें पहुंचना है, इट्स अ डेस्टिनेशन वेयर वी नीड टू रीच। और एनसीएफ वो गूगल मैप है। जब तक आप एनसीएफ का रास्ता नहीं अपनाएंगे एनईपी नहीं मिलने वाला है। तो ये रिश्ता है सीधा सीधा, इसको और हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो दोनों क्लोजली रिलेटेड है और दोनों गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और शेप करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। क्योंकि आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि स्कूल के बच्चों को अगर आप ना भी देखें, अपने घर के ही बच्चों को देखें, तो देयर इज अ चेंज इन द माइंडसेट, देयर इज अ चेंज इन द ट्रेंड ऑफ हाउ किड्स आर दीज डेज। तो पुराना मेथड तो नहीं चलने वाला है, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्फ ताकि हम उनको केटर कर पाए। तो जो फर्स्ट रिलेशनशिप जो एनईपी और एनसीएफ का आता है इज विजन एंड फ्रेमवर्क अलाइनमेंट। तो एनईपी 2020 एक ओवरऑल विजन देती है, प्रिंसिपल देती है कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है और ये इंश्योर करना है कि बच्चे का होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन मिले उनको, जो कि उनको इक्विप करे विद 21st सेंचुरी स्किल्स। जो बार बार हम लोग 7 C's के बारे में बात करते हैं वो उनके अंदर इंजेक्ट हो सके।
सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे को स्कूल नहीं करना है कि वो स्कूल में गया, वो उस स्कूली नॉलेज को दुनियावी लेसन्स की तरह उसको यूज करे। उनके जब दुनिया के एग्जाम्स आए तो उन लेसन्स को वो इम्प्लीमेंट कर पाए, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाए फ्रॉम द नॉलेज दैट द चाइल्ड हैज टेकन फ्रॉम द स्कूल। क्योंकि अल्टीमेट जो मोटिव है स्कूली एजुकेशन का, टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर लाइफ, अगर वही वो नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या है 12 साल स्कूल में बिताने का। इसके लिए जो आधार है, जो बेसिक, जो इसका फाउंडेशन का 3 पॉइंट्स है, जो कि हमेशा याद रखिए कि बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त होनी चाहिए। तो जब तक कि बच्चा क्लास 3 में आता है, उसको वो सिर्फ रीड ना कर सके एज अप्रोप्रिएट अपनी बुक, बट के समझ भी सके, सिर्फ उसको वर्ड्स ना पहचाने, वर्ड्स के मीनिंग को भी वो समझ सके बाय द, और बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करना जाने, जो क्लास 3 के बच्चे 8 साल के जानना चाहिए। दूसरा है कि बच्चे को हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देना है, बिल्कुल थियोरेटिकल नहीं देना है। वो बाय द एंड ऑफ अ चैप्टर द चाइल्ड शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, should be able to communicate or should be able to identify, should be able to differentiate। ये क्लैरिटी हमें होनी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी तभी हम उनको कॉम्पिटेंट तभी उनको हम बना पाएंगे when they are able to do something after that, a dissemination of that particular lesson। एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज किसी काम का नहीं है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ना लगाएं। तो नाउ ये हो गया एनईपी। अब एनसीएफ क्या करता है? एनसीएफ इस दृष्टि को, इस विजन को डिटेल्ड करिकुलम स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करता है। अब वो ये बताता है कि क्या सिलेबस होगा, क्या टेक्स्ट बुक्स होंगी, क्या टीचिंग प्रैक्टिसेस होंगे, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे, और ये ऑपरेशनलाइज करता है गोल ऑफ एनईपी को एट क्लासरूम लेवल। एनईपी तो ने तो बता दिया कि ये सारी चीजें चाहिए, बट कैसे चाहिए और कैसे होंगी, वो सिलेबस, वो स्ट्रक्चर, वो टेक्स्ट बुक, वो असेसमेंट स्ट्रेटेजीज, वो ट्रैक करने का तरीका एनसीएफ आपको बताता है। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। सो मान लीजिए कि एनईपी 2020 ने एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो एनईपी क्या ढांचा प्रोवाइड करेगा कि बच्चे को क्या रीड करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, मैथ्स कैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, असेसमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियोज बनाना चाहिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड देने चाहिए। तो एनईपी को एक रियलिटी में टर्न एनसीएफ ही कर सकता है। दैट इज द रिलेशनशिप। ना द सेकेंड रिलेशनशिप जो इन दोनों के बीच का है वो है करिकुलम रिफॉर्म। आपको पता है कि एनईपी बहुत सारे करिकुलम रिफॉर्म्स लेकर के आए। तो एनईपी प्रपोज करता है एक शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, यानी कि क्षमता आधारित शिक्षा, वेयर स्टूडेंट्स आर असेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज रादर देन रोट मेमोराइजेशन। तो होता क्या है कि हमने जो क्लास में नॉलेज अर्जित किया है उसको हम सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से नहीं, उसको ऐसा अर्जित करें कि हम कॉम्पिटेंट हो उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब एनसीएफ इसको आगे बढ़ाता है बाय रिकमेंडिंग स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, एज आई सेड, एंड असेसमेंट स्ट्रैटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट एंड ग्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से अगर आप समझे रिलेशनशिप को, तो अगर हम बच्चे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो लर्निंग आउटकम इस चैप्टर का क्या होगा कि बच्चा जानेगा कि फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, डेमोक्रेसी बाय द एंड ऑफ दैट लेसन, चाहे वो कितने भी पीरियड्स में पढ़ाते हैं, बाय द एंड ऑफ दैट चैप्टर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा लिया है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी होता है, और वो ये भी समझे कि अगर अगर ये जस्टिस एंड इक्वालिटी को वो सोसाइटी में कैसे इंप्लीमेंट करेगा ताकि सोसाइटी जो है वो इक्विटेबल हो। तो ये तब तक वो इंप्लीमेंट करने का सोचता नहीं है, जब तक वो ये नहीं जानता कि सोसाइटी में इसका क्या यूजेज है, तब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए एक चैप्टर है जिसको वो रटेगा और एग्जाम में देगा। बट इसको वो सोसाइटी लेवल पर कैसे उसका यूज निकाल पाएगा, ये जब तक वो ना समझे तब तक इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब नहीं है। तभी वह बच्चा लर्निंग आउटकम्स को कॉम्पिटेंट बेस्ड एजुकेशन की तरह पहचानेगा और सक्षम बनेगा इस पूरे चैप्टर का निचोड़ रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करने के लिए, कि उसको समझ में आए कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट आर आवर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों जरूरी है, फेडरल क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, स्टेट लेवल पे क्या होता है। सो जब वो when the person the child reads a newspaper or watches a news,
तो उसको क्लैरिटी होती है कि दिस व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लास, दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग इन द न्यूज, then he or she will be able to make sense of the world that is around him or her. And the third one is focus on multidisciplinary education. ये बहुत बार educators के लिए confusion का point होता है कि क्यों multidisciplinary किया जा रहा है. इसका बड़ा अच्छा reason है, इससे आपको clarity और अच्छे से होगी कि NEP emphasize करता है कि multidisciplinary learning होनी चाहिए, जिससे students different subjects को explore कर सके from different fields. अब एनसीएफ क्या करता है कि इंटीग्रेट करता है इस विजन को बाय क्रिएटिंग करिकुलम गाइडलाइंस, कि कैसे दो सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट चॉइसेस में अलाउ की जाएगी. अगर आपको ये समझना है तो आपको एनसीएफ समझना पड़ेगा एंड प्रमोट करना पड़ेगा लर्निंग अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स. ये आपको एनईपी ने बताया कि जरूरी है मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग, मगर कैसे होगा, वो रास्ता कैसे मिलेगा, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस क्लास में क्या करना होगा, ये आपको एनसीएफ बनाएगा. इससे अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का बहुत लोगों ने पूछा फायदा क्या है, तो इसका एक सिंपल सा एक मिसाल जो अभी दिमाग में आती है कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत है. मान लीजिए एक बच्चे को आप एक्सपोजर देते हैं दो अलग सब्जेक्ट में, कि कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस है पढ़ रहा है और साथ में वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो बच्चा डेटा एनालिसिस का तो स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहा ही है, लेकिन साथ साथ अगर वो साइकोलॉजी पढ़ता है तो वो यूजर के बिहेवियर को समझता है, उनके ट्रेंड को समझता है, उनके पैटर्न्स को समझता है, किस समय पे लोग किस एज के किस कौन से ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये वो समझता है, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसके करियर में, इन सोशल मीडिया, इन टेक्नोलॉजी, इन मार्केटिंग. तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, डेटा एनालिसिस और साइकोलॉजी मल्टीडिसिप्लिनरी करें तो बच्चा कितना स्किलफुल होगा, सिर्फ वो कंप्यूटर साइंस में नहीं बट के पूरे के उसके होराइजन बहुत ज्यादा वाइडन होता है. तो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अगर सिर्फ एक बच्चा जिसने डेटा एनालिसिस किया है वो बहुत एक्सपर्ट हो सकता है अपने सब्जेक्ट मैटर में, बट अगर उसको आप कॉन्कॉक्ट कर देते हैं साइकोलॉजी से, तो सोचिए कि आप उसको एक कितना उसका होराइजन को वाइडन करें. दैट इज जस्ट वन बेनिफिट दैट आई एम एबल टू मेंशन फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. नाउ असेसमेंट रिफॉर्म्स, तो क्या होता है वो बच्चा एक कंप्लीट पैकेज बनता है किसी भी स्किल्ड वर्कफोर्स का पार्ट बनने के लिए. वो एक नहीं, वो तीन चार एरियाज को, तीन चार डोमेन्स को कवर करता है अपने एक स्किल सेट को डेवलप करके. ना द फोर्थ पॉइंट जहाँ पे हम रिलेशनशिप एनईपी और एनईसीएफ का एस्टैब्लिश कर सकते हैं वो है असेसमेंट रिफॉर्म्स. असेसमेंट में भी जब आप बच्चे को पढ़ाने की पेडागोजी में मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको आप मापने में भी आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. तो एनईपी का फोकस है कि ज्यादा एग्जाम सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि एक एग्जाम होगा और उसमें जो बच्चा को सबसे अच्छा मार्क्स आएगा वही टॉपर होगा, वही पैमाना होगा, ये नहीं. उसने एग्जाम सेंट्रिक असेसमेंट को कंटिन्यूअस एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन में तब्दील किया है. कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव दिस दैट अगर आप कोई नर्सरी से फूल लाते हैं, आपको नर्सरी जाते हैं, फूल बहुत पसंद आता है और आप देखते हैं जैसे घर लाएं वैसे वो मुरझाने लगता है, तो आप क्या करते हैं, फिर से नर्सरी को फोन करते हैं कि घर लाने के बाद तुरंत मुरझा गया. तो वो बताएगा पानी कम दीजिए, पानी ज्यादा दीजिए, धूप में रखिए, छांव में रखिए, तरह तरह के आपको वो उपाय बताएंगे और आप देखते हैं कि वो उपाय करने पे उसको सोल्यूशन नहीं मिल गया. ये हो गया कंटिन्यूअस असेसमेंट कि आपने असेस किया फ्लावर को, ये नहीं कि इवेल्युएट कर दिया कि अब ये प्लांट मेरे घर आने के बाद बेकार हो गया इसको फेंक दो. तो दैट इज इवेल्युएशन जो कि हमारे समय में हुआ करता था. अगर बच्चा फेल कर गया तो उसको उसी फोर्थ स्टैंडर्ड में बता दिया जाता था गुड फॉर नथिंग, फ्यूचर खत्म. मगर ये समझ में आ गया कि कोई भी किसी भी बच्चे को छोटी उम्र में जज करने का पैमाना सही नहीं है. दिस इज व्हाट एनईपी इज सेइंग कि आप एसेस कीजिए कंटिन्यूअसली और एग्जाम सेंट्रिक वे से नहीं, तरह तरह के फॉर्मेटिव असेसमेंट लीजिए, ओरल टेस्ट लीजिए, क्विजेस लीजिए, प्रोजेक्ट लीजिए. कहीं ना कहीं बच्चा अपना एक्सपर्टीज आपको जरूर दिखाएगा और मेक इट मोर फॉर्मेटिव कि नॉलेज जो आप दे रहे हैं क्लास में वो फॉर्म बच्चे का कैसे कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है, रादर देन जस्ट टेकिंग समेटिव और डिसाइडिंग ऑन द स्कोर्स कि बच्चे ने नहीं अच्छा किया या अच्छा किया. तो उसको बहुत सारा फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू बच्चे को जज करने के लिए ये करते हैं. सो एनईपी पुश कर रहा है from a move away from board exam focused on memorization नहीं, competency based होना चाहिए. ठीक है. और एनसीएफ सजेस्ट करता है ऑल्टरनेटिव असेसमेंट्स लाइक पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, जिससे बच्चे का आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बेहतर समझ पाते हैं. तो एनईपी क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक विजन दे रहा है और एनसीएफ क्या कर रहा है, इस विजन को ट्रांसलेट कर रहा है एक्शनेबल एंड प्रैक्टिकल करिकुलम गाइडलाइंस में और इंश्योर कर रहा है कि जो भी चेंजेस जो आउटलाइंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो स्कूल में इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो, क्लासरूम में इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो.
एंड टुगेदर दे वर्क टू क्रिएट एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज लर्नर सेंटर्ड, बिल्कुल और बिल्कुल स्टूडेंट सेंटर्ड पॉलिसी है, फ्लेक्सिबल है, एंड दे आर मेकिंग इट श्योर दैट इट इज अलाइंड विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कि बच्चा जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शाइन होने लायक क्रिएट हो पाए। और उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसे क्या होता है, बच्चे का 360 डेवलपमेंट होता है। जिस तरीके का स्ट्रेस लेते हैं बच्चे बोर्ड्स में या एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो रुके, क्योंकि स्ट्रेस में चाहे कोई कितना भी ब्राइट हो, उस तरह के स्ट्रेस में कोई भी कॉग्निशन उनका पूरा उनका साथ देता नहीं, और अच्छे अच्छे बच्चे ड्यू टू स्ट्रेस बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं अच्छा कर पाते हैं, और स्किल डेवलपमेंट तो बहुत डिस्टेंट ड्रीम हो जाता है उस तरीके के स्ट्रेस में। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज why the Indian education system needed NEP। तो हमारे दौर के स्टूडेंट्स हैं, वो बिना ये स्लाइड सुने ही बता सकते हैं कि क्यों जरूरत थी एनईपी की। तो अगर हम लोग जिस तरीके के दौर से हम लोग पढ़ाई करें, जहाँ पे बहुत फियर होता था एडुकेटर का, और ज्यादा चीजें याद रटना पड़ता था हम लोगों को डर के मारे, और एग्जाम देने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। तो आप सोचिए कि एक फियर में किसी चीज को आपने मेमोराइज किया है, रोट लर्निंग करी है, और उसको एग्जाम देने के बाद आपको एक शब्द भी नहीं याद है कि पिछली रात तक हमने क्या याद किया था। तो उस तरीके की मेहनत या उस तरीके के टाइम के इन्वेस्टमेंट का या स्कूलिंग का कोई खास फायदा नहीं है। तो बच्चे का जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, जो सबसे क्रूशियल ईयर्स है, वो लर्न करने में नहीं जा रहा है, वो कुछ सीखने में नहीं जा रहा है, बट कि फियर में जा रहा है एग्जामिनेशन में, जिसको वो रिटेन करने की भी हालत में नहीं है। तो उस तरीके की एजुकेशन सिस्टम को जरूरी थी एक चेंज की। तो जो नीड है, जो सबसे पहले करिकुलम आउटडेटेड हो चुका था। तो जो करिकुलम जो पहले था प्री एनईपी, it was heavily focused on theoretical knowledge, and everybody who was students, I think 15-20 years back or more than that, ये समझ में आएगा कि हम लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज बहुत दिया, लैब, लाइब्रेरी, हैंड्स ऑन, एक्सपीरियंशियल, बैगलेस, ऐसा कुछ भी नहीं था। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे कोई खास एम्फेसिस नहीं थी। जो क्लास में पढ़ा दिया गया वो पढ़ा दिया गया, आप उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने लायक बने हैं नहीं बने हैं, दैट वाज नन ऑफ द कंसर्न्स। तो इसी के लिए एक चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री वर टॉट इन अ वे दैट रिक्वायर्ड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, डेट्स याद करनी है, क्रोनोलॉजी याद करनी है, फॉर्मूलाज याद करने हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस याद करने, इक्वेशंस याद करने हैं, बट उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन और रेलेवेंस है, इसकी कोई भी समझ नहीं है। अब कितनी बार ये इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के डेट्स बच्चों को पूरे याद होते थे, मगर कौन सा इवेंट कब हुआ, किसके पहले क्या हुआ, चौरी चौरा कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके बाद ऐसा क्यों हुआ, वो कुछ नहीं पता है, बट डेट्स पूरे रटे हुए हैं। तो फायदा क्या है वैसा हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो दैट करिकुलम एंड द पेज वाज नॉट वर्किंग, वाज नॉट एबल टू क्रिएट द स्किल सेट जो हमें आज के यूथ में चाहिए। इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। मान लीजिए कि ग्रेड 7 में साइंस की क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस बोल के बच्चे को डराने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि बच्चे ऑब्जर्व करें प्लांट्स को, मेक अ बैगलेस डे, टेक देम टू अ पार्क, जो कि बहुत अब प्रैक्टिस में आ गया है। यहाँ पे बच्चे प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं कि कैसे प्लांट जो है वो सनलाइट को एनर्जी में टर्न कर रहा है। तो इस तरीके की जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, इससे बच्चा खुद सीखता है अपने पेस पे, कॉम्पिटेंट बनता है, और क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन होती है। ना कि सिर्फ की फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो एग्जाम में आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस की जगह पर उसने बात जो लिखी है वो उल्टी पुल्टी लिखी हुई है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट तो समझा ही नहीं है। उसने बस एक फोटोसिंथेसिस चैप्टर एग्जाम में आने वाला है 5 नंबर का, तो उसको रट लिया है। तो दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू टू अ चाइल्ड। सो इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी एनईपी का आने की। देन स्किल गैप। अब जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करते थे डिग्री से, वो हमेशा बहुत सारे प्रैक्टिकल स्किल्स लैक करते थे, जो कि एम्प्लॉयर्स को चाहिए आफ्टर जो ग्रेजुएशन के बाद। जो एक कैंडिडेट में क्वालिटीज होनी चाहिए, वही मिसिंग थी। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम थी, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर पढ़ाई तो की है लेकिन हैंड्स ऑन एक्सेल नहीं बनाने आता है, टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है, तो स्किल नहीं था। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कोई सिचुएशन आ गई, आप बहुत बड़े टॉपर है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कोई सिचुएशन आया तो आप बिल्कुल पसीने पसीने हो रहे हैं। तो उस तरीके का वर्कफोर्स बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, आप वो बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं माने जाते हैं।
दूसरा कि सोशल स्किल्स नहीं, कोलैबोरेट करने की क्षमता नहीं, किसी रिजेक्शन को सहने की क्षमता नहीं, कोई फेलियर आ गया तो उसको टैकल करने की रिजिलियंस, बाउंस बैक करने की कब नहीं पता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, अपने मन में कोई बात है, अगर कोई आइडिया है या किसी की कोई बात नहीं अच्छी लग रही है, वो बोलने की भी शक्ति नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, कोलैबोरेशन नहीं। तो ये सब स्किल सेट के बिना अगर कोई बच्चा स्कूल का टॉपर भी है तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है किसी वर्कफोर्स में। तो ये चीज की का रियलाइजेशन है। इसीलिए एनईपी ने बोला कि बच्चों में टेक्निकल एक्सपर्टीज शुरू से डालिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज शुरू से डालिए, कोडिंग क्लास 6 से शुरू कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराइए, प्रोजेक्ट बेस कीजिए, रिसर्च करना जाने, अपनी बात को कम्युनिकेट करना जाने, चीजें अगर अच्छी नहीं भी हों तो भी वो कोलैबोरेट करना जाने, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आगे जाके उसको एक थ्राइविंग वर्कफोर्स का बहुत ज्यादा बड़ा एसेट बनाएंगे। मान लीजिए कि क्लास 9 का स्टूडेंट है, वो कि इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी में कि और उसको कोडिंग पढ़ना है रेगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो बाय द टाइम दे ग्रेजुएट, आप सोचिए कि क्लास 6 से मान ली कोई बच्चा कोडिंग पढ़ रहा है, तो जब वो ग्रेजुएट करेगा क्या होगा, उसके पास बहुत सॉलिड फाउंडेशन होगा कोडिंग में, लैंग्वेजेस लाइक पाइथन में, और बहुत हाईली सॉट आफ्टर स्किल होगा आज के टुडेज जॉब मार्केट में। लेकिन उसकी शिक्षा कब से ली, बहुत छोटी उम्र से ली। तो सोचिए इसकी पकड़ कितनी होगी। आज के बच्चे जो मोबाइल जिस तरीके से हैंडल करते हैं, 2-3 साल का बच्चा हैंडल करता है, क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही बहुत पहले से मिल गई, वो पैदा होते के साथ ही उनको हाथ में फोन दे दिया गया है, तो वो 3 साल में इतने ट्रेन हो गए। तो आप सोचिए अगर आप उनको कोई बहुत प्रोडक्टिव चीज दे देते हैं बाय द एज दे आर 12 ईयर्स, तो बाय द टाइम दे ग्रेजुएट वो कितना बड़ा स्किल वो हासिल करके रखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे जो सीबीएसई के सेक्रेटरी थे अनुराग त्रिपाठी जी, वो हमेशा कहते थे कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बच्चे नहीं सक्सीड कर पाते, हिंदुस्तानी ओलंपियाड्स वगैरह में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ाया गया, उनको रट्टा मार मार के पढ़ाया गया है। तो वो एक एक यूनिलैटरल वे से समझते हैं कि अगर उसको पलट दिया जाए तो उनकी सलाहियत नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनको एक सामने से चीजों को देखने आता है, पीछे से साइड से देखने की सलाहियत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिली है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की कमी है। तो एनईपी ने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट अपने एस्पेक्ट बनाया है। और इंडियन स्टूडेंट्स फेस करते हैं चैलेंजेस में व्हेन अप्लाइंग टू ग्लोबल यूनिवर्सिटीज और कॉम्पिटिंग इन इंटरनेशनल जॉब्स। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीछे होने में। तो एनईपी ने इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया है और एम्फेसिस दिया है कि स्किल्स डेवलप की जाए जो कि ग्लोबली वैल्यूड हैं, विच अगेन इज क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, इनोवेशन, टेक्निकल स्किल्स। अब सुनेंगे कि आईटी के लोग बहुत ज्यादा बाहर कॉम्पीट कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो टेक्निकल स्किल है। तो ये हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमें बच्चों को कौन कौन से स्किल देने हैं कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे शाइन करें। एनईपी हैज आइडेंटिफाइड इट फॉर अस एंड एनसीएफ हमें वो सारा स्ट्रक्चर दे रहा है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपने बच्चों को सक्षम बना पाएंगे। तो अब मान लीजिए कि स्टूडेंट कोई है जो कि क्लास 7 में है, उसको किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। तो अपने क्या करता है, अपने पीयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेट करता है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, फूड सिक्योरिटी क्या है, वाटर स्कार्सिटी क्या है, पॉवर्टी क्या है। ये क्या करता है, बहुत एक्सपोजर छोटे समय में। जब बच्चा इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है, बहुत छोटे से ड्यूरेशन में 15 दिन के ड्यूरेशन में उसको बेइंतहा एक्सपोजर मिलता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलता है, और उसको समझ में आता है कि उसमें क्या क्या स्किल्स की उसके में अंदर कमी है या बेशी है, और जिसको वो कॉम्पनसेट करेगा तो वो ग्लोबल सेटिंग में थ्राइव कर सकता है। तो एनईपी ने इस तरीके के एक्सपोजर की बात की है। नाउ फोकस ऑन फाउंडेशनल स्किल्स, जो सबसे बड़ा मसला हम लोग फेस कर रहे हैं। और अर्ली, अच्छा है कि अर्ली इंटरवेंशन की बात करता है एनईपी। तो मेनी चिल्ड्रन इन अर्ली ग्रेड लैक्ड बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट गैप इन लेटर ईयर्स। अब क्लास 2 के आप बच्चे को अगर देखें, क्लास 2 के बच्चों को आप एड्रेस करें, अगर वो क्लास 2 की बेसिक इंग्लिश की या हिंदी की बुक नहीं पढ़ पाते हैं, इसका मतलब उन्होंने फाउंडेशनल लिटरेसी नहीं प्राप्त की है। और इसकी संख्या बहुत ज्यादा है जहां पे बच्चों को अपनी ही उम्र की किताब पढ़ने नहीं आती है। तो तो एनईपी ने ये दायित्व लिया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को अटेन कराने का अंडर निपुण भारत, कि जब तक कि कोई बच्चा क्लास 3 में आ जाता है उसमें रीडिंग की कैपेबिलिटी
और रीड करके जो समझने की कैपेबिलिटी उसमें डेवलप हो जाए. ही शुड लर्न टू रीड सो दैट ही रीड्स टू लर्न. ये उसका पंच लाइन है. तो क्योंकि अगर क्लास 2 का बच्चा क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप सोचिए वो 3 में 3 की नहीं पढ़ पाएगा, 4 में 4 की नहीं पढ़ पाएगा. तो वो तो एक ब्लैक होल में वो बच्चा जा रहा है. और ऐसे कई बच्चे हैं, करोड़ बच्चे हैं जो कि इस ब्लैक होल में है, जहां पे उनको बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स नहीं पता है, बेसिक न्यूमरेसी नहीं पता है. तो ये सोचिए कितना बड़ा थ्रेट है. जब एफएलएन ही नहीं है तो एनईपी तो डिस्टेंट ड्रीम है. तो एनईपी का बहुत ज्यादा फोकस है डेवलपिंग फाउंडेशनल स्किल्स में. और यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी बाय क्लास 3 शुड बी अटेन्ड अंडर निपुण भारत. तो इसी के लिए बच्चों को आजकल वो उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय नहीं पढ़ाया जाता है. उनको फोनिक्स बेस्ड मेथड से पढ़ाया जा रहा है. उनको प्रैक्टिकल हाथ में सिक्का देकर, कॉइन्स देकर, लेगो देकर के काउंटिंग, मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड, टू इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ना कि उसको रट्टा बाजी से नहीं, बल्कि और प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड वे में पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे एफएलएन जल्द ही प्राप्त कर लें. और ये अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स. अगर एनईपी कोई पूछता है कि क्या है, तो उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, वो हमने एक साथ जॉट डाउन कर लिया है. कि अगर एनईपी को कुछ पॉइंट्स में अगर हमें कंप्रेस करना पड़े, तो व्हाट आर द पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो कि हमने कहा कि अंडर द निपुण भारत मिशन स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू यूज प्ले बेस्ड एक्टिविटी and activity based learning methods to enhance literacy and numeracy. For instance, जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल स्टोरी टेलिंग मेथड्स, काउंटिंग गेम्स, ये क्लास 1 और 2 के बच्चे को लैंग्वेज और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इफेक्टिवली जनरेट कराता है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनईपी का एस्पेक्ट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. द सेकंड वन जो हम लोग 100 बार ही सुनते हैं एक दिन में, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग. तो रोड मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए. थियोरेटिकल नॉलेज से हम लोग ने शिफ्ट किया कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में, वेयर द फोकस इज ऑन डेवलपिंग रियल लाइफ स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. और जो असेसमेंट जो होगा वो डिजाइन किया जाएगा कि कैसे बच्चों के अंदर स्किल को अक्वायर किया गया है, रादर देन जस्ट एकेडमिक नॉलेज. क्योंकि अगर बच्चा 6 घंटा क्लासरूम में बैठ रहा है, तो वो एकेडमिक नॉलेज तो ले ही लेगा, मगर उसके साथ साथ उसको वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, उससे उसने क्या स्किल सीखा है, और उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस उसने क्या सीखा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप बच्चे को जरूर प्रोजेक्ट दें, इन लाइक यू नो फॉर एग्जांपल यू कैन गिव डिजाइनिंग इको फ्रेंडली सोल्यूशन फॉर लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज. और इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन दे शुड बी असेस्ड ऑन एबिलिटी टू एनालाइज कि कैसे उस इंफॉर्मेशन को उसने ब्रेक किया है और एक दूसरे के साथ जोड़ा है. दूसरा कि कोलैबोरेट कितना करते हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट दिया है तो कोलैबोरेट करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हुई है कि नहीं. और and whether they are able to present viable solution to real world problems or not. तो जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप डिस्कशन करें, कि आपने एक टॉपिक थ्रो किया है क्लास में, तो आप बच्चों के ओपिनियंस भी लें. और आप देखेंगे कि बच्चों के ओपिनियंस हमसे बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. तो जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके ओपिनियन, क्योंकि एंड ऑफ द डे एनईपी इज अ पॉलिसी जहां पे हमें बच्चों को फोकस में रखना है. इट्स अ लर्नर सेंटर्ड पॉलिसी. और बच्चे जो है हमारे बहुत डायनेमिक, बहुत इवॉल्व हैं, 21st सेंचुरी के बच्चे हैं. तो उनको उनके ओपिनियन को ऑटोनॉमी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. देन दे इज वोकेशनल एजुकेशन. तो बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया. जैसे हमने एग्जांपल दिया कि अगर बच्चा छोटी ही उम्र में कोई चीज स्किल को डेवलप करने लगता है, तो बाय द टाइम दे आर दे ग्रेजुएट, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल जरूर आ जाता है. तो स्कूल में ऑफर वोकेशनल कोर्सेज सच एज कारपेंट्री, कोडिंग, इवन लोकल ट्रेड्स लाइक हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी. तो एक स्टूडेंट जो कि रूरल स्कूल में है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख सकता है एज पार्ट ऑफ द वोकेशनल करिकुलम. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इक्विपिंग देम विद स्किल्स रिलेवेंट टू देयर कम्युनिटी, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग कोई भी चीज क्यों करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, हमें कम्युनिटी के लिए भी काम करना है. और जो रियल एजुकेशन यही होती है कि हम अपने लिए तो सिचुएशन को कंड्यूसिव बनाएं, हम अपने कम्युनिटी के लिए भी सिचुएशन कंड्यूसिव बनाएं. दैट इज द रियल एसेंस ऑफ बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग समबडी हु इज एबल टू कंट्रीब्यूट. तो ये वोकेशनल जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन इज ECCE, that is NEP highlights ki early childhood care and education
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चों का होता है वो छोटी उम्र में ही हो जाता है। तो उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके न्यूट्रिशन पे, उनके खाने पीने पे, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उनके इन्वायरमेंट पे बहुत निगरानी रखी जाए। वो क्योंकि उस समय उनका ब्रेन फॉर्म कर रहा है 85%। सो जब वो इतना बड़ा आपका परसेंटेज वो उस टाइम वो ले रहा है, तो वो ऐसे वैसे नहीं जाना चाहिए। दैट शुड बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेटेस्ट ऑफ केयर। तो एनईपी का ये भी फोकस है। नाउ मल्टीलिंगुअलिज्म इज अनदर इशू जो कि बार बार आता है कि एनईपी का बड़ा फोकस है कि मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। ठीक है, अंटिल द ग्रेड एटलीस्ट ग्रेड 6 5। लेकिन क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल के में पढ़ाते हैं, तो वो भी हमें बैलेंस रखना है। लेकिन रिसर्च जो शो करती है कि चिल्ड्रन दे लर्न द बेस्ट इन देयर नेटिव लैंग्वेज, एंड दिस अप्रोच ऑल्सो प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म बाय ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल लैंग्वेज। क्योंकि ये बात तो सच है कि जो मदर टंग है या जो रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें एक एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव कि एक स्कूल में एक टीचर ने बोला कि आपका क्लास का बच्चा, जो इंग्लिश टीचर ने कंप्लेन किया कि आपका बच्चा क्लास में रबर बोलता है, रबर मिटाने वाले चीज को रबर बोलता है। और वो इंग्लिश टीचर थी, तो काफी कंप्लेन थी इस बात से कि आपके क्लास का एक टीचर को कंप्लेन किया आपके क्लास के सारे बच्चे जो हैं वो 3 4 बच्चे आपके क्लास के बच्चे रबर बोलते हैं, रबर बोलते हैं मैम, इट्स नॉट रबर, इट्स इरेजर। सो वो टीचर ने बोला कि मैम ये रबर तक आ गए हैं, पहले ये लोग मिटोनी बोलते थे रीजनल लैंग्वेज में, तो ये मिटोनी से रबर का सफर है और अब रबर से इरेजर का होगा। सो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनकी मदर टंग है, वो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, तो उनको उसी में समझ में आ रहा है। अब कोई चीज समझ ही नहीं आ रही है और हम उसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक कि कॉन्सेप्ट डिकोडेड नहीं होगा, लैंग्वेज इज समथिंग दैट कैन बी अक्वायर्ड, ऑब्वियसली वी हैव टू डू एवरीथिंग कि लैंग्वेज अक्वायर कर ले इंग्लिश की, लेकिन कॉन्सेप्ट का डिकोड होना भी बहुत बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चा समझ पाए कि अगर कोई चीज गलत की है तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेटोनी, जिसको यूज करने से वो रब हो जाता है। हो सकता है वो रबर समझे ही ना कि होता क्या, इरेजर समझे ही ना, तो फिर पर्पस क्या हुआ उस चीज का होने का? तो फिर तो एप्लीकेशन ही जब नहीं है तो ये बड़ा एक दायित्व का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सफर को कैसे बच्चों के लिए आसान बनाते हैं। और ये इजी नहीं है, ये बिकॉज आई सेड कि टॉर्च बेरर टीचर्स हैं, और कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो एडुकेशन में आए या फ्रीडम स्ट्रगल हो, जो टॉर्च बेरर होंगे उनके लिए टफ टाइम होगा। बट जब इससे हम लोग बाहर निकलेंगे, इससे एक रिजल्ट आएगा, तो इन टॉर्च बेरर्स की को ही अप्रिसिएशन मिलेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स। बहुत एचपीसी बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, तो पॉलिसी रिप्लेस करना चाहती है कि ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड, अगर अपने जमाने का रिपोर्ट कार्ड याद किया जाए, मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी और मार्क्स, फेल किए तो लाल से भी वो मार्क्स रहता था, वो बहुत खराब इंप्रेशन देता है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को एक एहसास दिलाता है कि दिस इज व्हाट वी आर, बट वी आर नॉट जस्ट आर मार्क्स। पीपल हु डिड वेरी गुड इन स्कूल वर 100% scorers are also not doing very well. Kids who were the backbenchers, they might be doing very well. So ये कोई इवैल्यूएशन जो हमारे समय में होती थी वो काफी ही टिरनिकल थी। इसी को एनईपी ने वायलेट किया है और कहा कि पॉलिसी रिप्लेस करती है ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड्स को विथ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स दैट पोजेसेस नॉट ओनली एकेडमिक अचीवमेंट बट बच्चे का कॉग्निशन, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई करने में, 100 में 100 लाता है, मगर सबके साथ झगड़ा करता है, किसी से बात नहीं करता है, बहुत एरोगेंट है, तो उसको थोड़ा ना 100 में 100 माना जाएगा। उसको तो कोलैबोरेशन नहीं, उसमें शेयरिंग नहीं, उसमें एम्पैथी नहीं, उसमें एरोगेंस है। तो इवेलुएट करना है तो हर पैमाने पे आप इवेलुएट, क्योंकि हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करता बट बहुत सारा सोशल स्किल्स है, हेल्पफुल है, शेयरिंग है, लॉन्ग टर्म विजन है, विजनरी है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के साथ आता है, तो आप होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाइए। कोई बच्चे को मार्क्स से, एकेडमिक नॉलेज से मापना बहुत नाइंसाफी है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे लैब एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अच्छा करते हैं, थ्योरी नहीं अच्छी कर पाते, बहुत अच्छा एनाटॉमी बना सकते हैं, थ्योरी नहीं लिख पाते हैं। तो उस तरीके का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हो जहां पे बच्चे को फेयरली जज किया जाए, फेयरली इवेल्युएट किया जाए, फेयरली एसेस किया जाए, और बहुत बार एसेसमेंट का उनको मौका मिले, क्योंकि बच्चे ही हैं, कभी भी किसी भी बात की वजह से उनका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। दे शुड ऑलवेज बी गिवन अ सेकेंड चांस। Then technology integration
तो सीबीएसई स्कूल दीक्षा प्लेटफॉर्म यूज करता है, हम लोग सब जानते होंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट सबको डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, इंटरैक्टिव लेसन्स, वीडियो कंटेंट मिलता है। और ये रूरल एरिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुआ है दीक्षा ऐप। तो इट्स अ पॉलिसी बैक्ड अप बाय टेक्नोलॉजी, आई सेड। तो टेक्नोलॉजी को हर जगह अपनाना है। आप देखते होंगे साइबर सिक्योरिटी पे, फाइनेंस, ये इस तरीके की चीजों पे बहुत ज्यादा सीबीएसई सेशंस लेकर के आते हैं। साइबर सिक्योरिटी पे क्यों आता है कि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजिकल, आई सेड, दे आर नेटिव्स, डिजिटल नेटिव्स हैं आज के बच्चे, चाहे आपके घर के बच्चे हैं और स्कूल के हों। सबके हाथ में वो आईपैड है, टैबलेट है, गेम्स हैं। तो जब इतना ज्यादा रैम्पेंट है कि हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, तो ये हमारा फिर दायित्व है कि हम बच्चे को साइबर थ्रेट्स के बारे में बताएं, कैसे कि साइबर बुलिंग होती है, साइबर क्राइम्स होते हैं। तो उसके लिए भी सीबीएसई ने बोला कि अगर कोई चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन भी दें। और ये प्रोटेक्शन देना अगेन वी एजुकेटर्स, वी एज पेरेंट्स, हमारा दायित्व होता है। तो जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी वगैरह पे सेशंस आते हैं, उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज हैज कम हियर टू स्टे फॉर एवर। तो द सूनर द बेटर वी लर्न कि कैसे इससे प्रोटेक्शन भी लेना है, क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, और आप एक ओपन प्लेटफॉर्म बच्चे के हाथ में देते हैं, तो वो कहीं भी स्वे हो सकता है। हमारा काम है उस प्रोटेक्शन को भी समझना कि कैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द अननोन थ्रेट्स दैट आर सिटिंग on the other side. So cyber security is something that everybody should attend a training on. Then teachers training and professional development, जिसके तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं। पहले जब 50 घंटे की ट्रेनिंग शुरुआत में आई थी, 25 घंटे सीओई, 25 घंटे इन हाउस, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा लगा था कि इट्स नॉट पॉसिबल। बट ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे करना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट से ये होता है हम लोग को मॉडर्न पेडागोजी के बारे में पता चलता है, असेसमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में पता चलता है, एनईपी क्या है पता चलता है, एनसीएफ क्या पता चलता है, जो कि टीचर्स का इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, इतनी डेडलाइंस होती हैं, क्वेश्चन पेपर्स, पेरेंट्स, बच्चे, व्हाट नॉट, कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कोई जाके पॉलिसी पढ़ें 300 पेज की। तो दीज वर्कशॉप्स, दीज ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स आपको 1 घंटे में, 5 घंटे में बता देती हैं कि प्रोफेशनली आपको अपडेटेड कैसे रहना है। और एनईपी जब इतनी सारे चेंजेस को लेकर के आई है, तो जाहिर सी बात है बिना ट्रेनिंग के टीचर्स तक ये मैसेज कैसे पहुंचेगा कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट वांट। So, this is again a very important core concept of the national education policy. Now we will move to the last slide of ours. This is a very simple one. सो एनईपी का आपने देखा होगा 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो। सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम करती है टू इनकलकेट 21st सेंचुरी स्किल्स इन स्टूडेंट्स, बिकॉज एज आई सेड द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग रैपिडली। जो हमारा दौर था वो फिर भी स्लो पेस था, आज का दौर बहुत ज्यादा फास्ट है, हमारी समझ से बहुत ज्यादा डायनामिक है, बहुत ज्यादा बच्चे डिफरेंट हैं, माइंडसेट डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंट है। और जो स्किल जो रिक्वायर्ड है टू सक्सीड इन दीज मॉडर्न टाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एम्फसाइज्ड इन द ट्रेडिशनल एजुकेशन जिसके हम लोग भोगी हैं। सो क्या रीजन है क्यों एनईपी फोकस करता है कि भाई 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो? क्योंकि एज आई सेड अनप्रिडिक्टेबिलिटी का दौर है। 5 साल पहले जो चीज के बारे में हम लोग सुने भी नहीं थे, आज वो रियलिटी है। आज बच्चों का एस्पिरेशंस डिफरेंट है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। तो हो सकता है कि आज से 5 साल के बाद भी सब कुछ बदल जाए। तो बदलते इस दौर में जरूरी है कि कुछ स्किल्स बच्चों में होने चाहिए, चाहे कितना भी दौर अनप्रिडिक्टेबल हो, कितना भी खराब हो या अच्छा हो। और बच्चे फ्यूचर रेडी रहेंगे, आर्म्ड रहेंगे अगर हम बच्चों में ये सारे स्किल्स डालेंगे। तो फर्स्ट इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में स्टूडेंट्स को जरूरत है कि वो क्रिटिकल हो और इनोवेटिव हो। अब इसमें एग्जाम्पल हम एक बच्चे का देते हैं। माया नाम की मान लीजिए कोई लड़की है और उसने एक इंटरनेशनल ऑनलाइन डिबेट में पार्टिसिपेट किया। एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा। तो उसने एक ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन में, इंटरनेशनल ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन में इनरोल किया। उसको लगता है शी इज वेरी एम्बिशियस एंड शी वांट्स टू डू समथिंग, तो उसने अपने आप को इनरोल किया है। तो अब जब वो इनरोल किया है उसने, तो वो क्या करती है, उसने उसको टॉपिक मिला है क्लाइमेट चेंज। अब उसको जब क्लाइमेट चेंज का टॉपिक मिला है तो वो क्या है, जाहिर सी बात है रिसर्च करेगी व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, डीप एंड डीप रिसर्च करेगी। उसके बाद क्या होगा, वो प्रैक्टिस करेगी, अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेगी, प्रैक्टिस करेगी, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करेगी। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो माया के ना सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च,
या एक्सपोजर को इनहेंस करेगा, बट अब उस बच्चे में क्या क्या और चीज डेवलप की, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आएगी क्योंकि वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही है, और उसमें उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि अपने व्यूज को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि अनदर बहुत इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल्स है, to be articulate, to have a very good communication skill, to be able to tell the other person what you want to say, to voice out, or that too she is doing in a global forum. इससे वो क्या चीज के लिए प्रिपेयर होगी, फॉर फ्यूचर चैलेंजेस इन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, क्योंकि इसकी तैयारी इसने कब से शुरू कर दी है, छोटी उम्र से। तो जब वो आज से 10 साल के बाद किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पे जाएगी, उसको पता होगा कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग की जाती है, कैसे कॉन्फिडेंटली अपने आप को वॉइस आउट किया जाता है। तो क्या होता है, वो फ्यूचर रेडी बन रहा है बच्चा। दिस इज वन एग्जाम्पल कि क्यों इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में डेवलप करना। दूसरा है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है कि अडेप्टेबिलिटी, जो मंत्रा होता है सक्सेस का, वो दैट इज अडेप्टेबिलिटी। होमोसेपियंस भी इवॉल्व करके यहाँ तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी की क्षमता थी। तो आप देखिएगा कोई भी इंसान जो किसी भी परिस्थिति में अडेप्ट कर जाता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। रिजिड जो सिस्टम लेकर चलते हैं वो ही फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अडेप्टेबिलिटी इज समथिंग दैट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन, क्योंकि आजकल बच्चे अडेप्टेबल नहीं है। इसके साथ नहीं बैठना है, उसके साथ बैठना है, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना है। तो वी हैव टू अनडू दैट थिंग। तो एनईपी इज अ, now technology is everywhere, as I said, NEP is a policy backed up by technology. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने प्रिया नाम की बच्ची का लिया है, जिसने डिसाइड किया कि उसको कोडिंग लर्न करना है, और उसने एक सिंपल गेम से थोड़ा कोडिंग भी लर्न कर लिया। बहुत सारे एप्स कोरोना के समय में आए थे जो कोडिंग सिखाते थे बच्चों को, तो उसने उसमें बच्चे कुछ कुछ गेम्स बनाते थे। अब अब ये देखती है कि पहले तो उसको लगता है यार ये गेम में ये कोडिंग करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करती है इसको, उसके बाद वो सीख जाती है कोडिंग करना। अब जो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दे करके प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई चीज को आप जब हासिल कर लेते हैं ना, ये भी एक एडिक्टिव चीज होती है। प्रॉब्लम सॉल्व जो इंसान बहुत रेगुलरली करता है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एडिक्शन हो जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम से नहीं डरता, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेने लगता है। यही टेंडेंसी हमें बच्चों में डेवलप करनी है कि प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है। ये कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर मोड पे प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रोफेशनल। मगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर अगर बन जाते हैं तो लाइफ स्मूथ हो जाती है, बिकॉज यू नो कि प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करना है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सनल सेटिंग नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो वी हैव टू टीच चिल्ड्रन की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। तो जब जब कोडिंग आई और इसे सिंपल गेम से इसने कोडिंग सीखी, तो उसको अब जॉय मिलने लगा प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसने अब इसने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कोडिंग की, तो अब इसको इम्प्रोवाइजेशन का लगा कि अभी तो हमने सॉल्व कर लिया, सीख लिया, लेकिन अब मेरे को एडिक्शन लग गया कि इसमें और इम्प्रोवाइजेशन कैसे करते हैं। गेम तो हमने बना लिया, अब उसको लगेगा कि इस गेम को थोड़ा सा इंटरैक्टिव और कैसे बनाए। इससे क्या हुआ, बच्ची का सिर्फ टेक स्किल्स डेवलप नहीं हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम न्यू चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। चैलेंजेस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। ये माइंडसेट बदल गया, ग्रोथ माइंडसेट में टर्न हो गया। और जब हम लोग एक मसले को सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा मसला भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यही टेंडेंसी, यही ट्रेंड हमें बच्चों में डेवलप कराना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी वही कर पाते हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जिसने कभी प्रॉब्लम ही नहीं फेस की जिंदगी में, वो सॉल्व करने की जानेगा ही नहीं। पब्लिक स्पीकिंग भी वही अच्छी कर सकता है जिसने हमेशा पब्लिक स्पीकिंग की है। अच्छे डिसीजंस वही ले सकता है जिसने हमेशा डिसीजंस लिए हैं। कोई अचानक से एक दिन में डिसीजन मेकर नहीं बन सकता है। तो दैट वी हैव टू स्टार्ट एट स्कूल लेवल, सो दैट 21st सेंचुरी हमारे बच्चों में आ जाए एंड दे थ्राइव इन द 21st सेंचुरी। The fourth point is emotional intelligence that is running away from our society, जो कि हमारा दायित्व है कि बच्चों में जरूर डालें। तो और ये इसको बहुत ज्यादा दूसरे तरीके से हमने बताया कि एक सोशल स्टडी का क्लास है जहाँ पे स्टूडेंट्स को रोल प्ले करवाया जा रहा है और डिफरेंट कम्युनिटी मेंबर्स बनाए जा रहे हैं। तो एक बच्चे ने बोला कि आई विल बिकम अ लोकल बिजनेस ओनर, और उसने बोला कि हम इस रोल प्ले में एक लोकल बिजनेस ओनर बनेंगे। और जब वो बिजनेस ओनर के शूज में आई, रोल प्ले में आई, तब उसको समझ में आया कि एक बिजनेस ओनर जो होता है उसकी लाइफ कितने चैलेंजेस से भरी रहती है। और उसमें बच्चा क्या सीखेगा, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि हम लोग जब ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल होते हैं तो हम लोग सामने वाले की सिचुएशन को नहीं समझते हैं। बिजनेस ओनर की क्या हम लोग मसले को समझते हैं, बट वो कितने रिस्क में चल रहा है, कितने डेट में चल रहा है, कितने प्रेशर में चल रहा है, ये चीज
and it helps her to understand the importance of listening to different perspective. और in case कि कोई bankruptcy आ जाए, कोई adversity आ जाए, कोई मेरे शॉप पे बगलरी हो जाए, तो कैसे बाउंस बैक करें, ये भी उस रोल प्ले में उसको सीखना है। तो जब हम लोग रोल प्ले कराते हैं तो जरूर ये कोशिश करें कि एक सिचुएशन आई है और उस रोल प्ले से बच्चा सीखेगा कि दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है, एम्पैथी कितनी जरूरी होती है, क्योंकि हमें लगता है वी आर द ओनली वंस हु सफरिंग, बट ऐसा नहीं है, सब कोई अपनी एक सफरिंग से गुजर रहा है। और अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ के उसको रिस्पेक्ट करके ही हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। और ये बच्चों में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इमोशनल इंटेलिजेंस देने के साइड में हमें एट टाइम्स वी नीड समबडीज इमोशनल सपोर्ट। तो अगर सोसाइटी को हम लोग कंजीनियल नहीं बनाएंगे एक दूसरे के लिए, तो हमारे लिए भी कभी कोई अवेलेबल नहीं होगा अगर हम किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये बताना बड़ा जरूरी है कि ये सोशल सिस्टम है पूरा, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कोई हमदर्दी करे या आपके पेन को या तकलीफ को कोई समझे, तो हमें भी समझना पड़ता है। हम जब समझते हैं तभी वो रेसिप्रोकेट होता है। हम लोग कम्युनिटी को जो भी देते हैं वही कम्युनिटी हमें रिटर्न बैक करती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एरोगेंस देके, झूठ देकर, डिसऑनेस्टी देकर एक्सपेक्ट करें कि हमें ऑनेस्टी मिलेगा, हमें अफेक्शन मिलेगा, ये बेवकूफी है। तो वी हैव टू टीच आवर किड्स ऑल दीज थिंग्स एट अ वेरी यंग लेवल सो दैट दे बिकम होलिस्टिक इंडिविजुअल्स, जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बहुत अच्छे इंटेग्रिटी एथिक्स वाले हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट बच्चे बने। क्योंकि ये बताया जाता है कि इंटेलेक्चुअल जो कोशंट होता है आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल कोशंट का अच्छा होना। एंड जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका इमोशनल कोशंट बहुत हाई होता है, दे आर गुड लीडर्स, दे आर एबल टू टेक चार्ज ऑफ बिग थिंग्स, and it prevails over IQ. Then last is communication skills. तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि कोई साइंस का फेयर है, समीर नाम का कोई बच्चा है, अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है अपने पेरेंट्स और पीयर्स के सामने, और जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करता है वो सोचता, उसको समझ में आता है कि कैसे इंगेज करना है ऑडियंस को, कैसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को ब्रेक करना है, कैसे अपने एक्सपीरियंस को पब्लिकली बताना है, और कैसे अपने आप को फ्यूचर प्रेजेंटेशन स्कूल एंड बियॉन्ड रेडी करना है। So these relatable stories, we see how NEP 2020 aims to nurture well-rounded individuals, like the names I took of the students, who are ready to tackle the complexities of life and contribute positively to society. So NEP जो है वो साउंड करता है बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग कि देयर इज अ पॉलिसी और बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए हैं, बट इसमें से आज के सेशन में ऐसी कोई भी बात आपने नहीं सुनी होगी कि जो नहीं हो। और जो पैशनेट टीचर्स हैं, जिन्होंने टीचिंग को अपने जिंदगी का पैशन बनाया हुआ है, वो ये नहीं कर रहे हैं। ब्रशिंग बहुत जरूरी होती है, कोई कोई चीज हम लोग के माइंड से स्लिप हो जाती है, फॉर दैट ट्रेनिंग्स दे कम अप एंड दे ब्रश एवरीथिंग। बट जो लोग जिनके लिए टीचिंग गिव्स यू हैप्पीनेस, then all these things are already being done in the classroom. So NEP wants to create holistic, well-rounded individuals who are ready to thrive on the global platform, and as well as they are rooted to their own country, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी वही शाइन कर सकता है, लाइक स्वामी विवेकानंद, आई ऑलवेज टेक हिज एग्जांपल, जो कि अपने नेशन से, जहां से वो पैदा हुआ है, उसके लिए भी वो रूटेड हो। इसीलिए रीजनल नॉलेज, लोकल नॉलेज, नेशनल नॉलेज पहले आपको पूरा होना चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ in a very beautiful way. So thanks a lot for being a part of the webinar today. I was reading through your chats, and thanks a lot for all the compliments. Your praises, they help me motivate to come up with better topics, and thanks a lot. See you again soon.